नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आज की क्लास में हम देखेंगे, ताकि जब हम रीतिकाल के टॉपिक को करें तो आपकी पहले ही समझ विकसित हो गई हो, और इसी प्रकार से बार बार तथ्यों की रिवाइज करने से, बार बार तथ्यों को जो है पढ़ने से आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। मैं ये आपको बार बार बताती हूँ, ध्यान रखना है। जिस भी परीक्षा में जो हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए जो क्लास ये रहेगी काफ़ी मददगार साबित होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं रीतिकाल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। यानी एक प्रश्न यहाँ से ही बन जाएगा, आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। उसके बाद एक प्रश्न हमारा ये बनता है कि श्रृंगार काल नाम रीतिकाल को किस विद्वान ने दिया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल का जो नामकरण है अलग अलग नामों से किया है। तो किस विद्वान ने क्या नाम दिया है रीतिकाल का, वो हम आगे देखेंगे। तो रीतिबद्ध जो है, रीतिबद्ध कवियों ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी है वो हम देख लेते हैं। रचना, इस रीतिबद्ध जो कवि रहे हैं उन्होंने रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वे लक्षणों और उदाहरणों से युक्त की उन्होंने। और रीतिसिद्ध कवियों ने जो रीति की बंधी परिपाटी से अनुकूल स्वतंत्र काव्य की रचनाएं की है। रीति की बंधी बंधाई परिपाटी से अनुकूल जो स्वतंत्र रचनाएं हैं वो उन्होंने की है। उसके बाद रीति मुक्त कवियों ने जो है रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से युक्त रचनाएं की है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त, इन कवियों ने किस प्रकार से रचनाएं की हैं। उसके बाद बात करें रीतिबद्ध कवियों की, तो रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन शामिल है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि नहीं है? या रीतिबद्ध कवि है, रीतिमुक्त कवि है, या फिर रीतिसिद्ध कवि है? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और नहीं से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, रीतिमुक्त कवि कौन से हैं, और रीतिसिद्ध कवि कौन कौन से हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तभी आपको ये याद रह पाएंगे। मैं किसी भी ट्रिक, आप अपने खुद की ट्रिक के अनुसार आप तथ्यों को याद कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तभी आपको याद रह जाएंगे। परीक्षा में जब आप ट्रिक से याद करके जाते हो तो आप ट्रिक को ही याद करने में लग जाते हो, तो समय का जो है बहुत ही इस ट्रिक के चक्कर में आपका जो समय है वो बहुत ही कम रह जाता है, अधिक समय वेस्ट हो जाता है परीक्षा में। तो मेरा मानना है कि जब हम तथ्यों को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी जो है हमारी अच्छी तैयारी हो पाएंगे। तो मैं बनाने को तो इनके ट्रिक भी मैं बना सकती हूँ आप लोगों को याद कराने के लिए। तो यहाँ पर ही वो काम देगी आपको याद करने में ट्रिक, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मेरा मानना है कि तथ्यों को बार बार रिवाइज करने से ही आपको जो है आपकी समझ भी विकसित होगी, और आपको जो है अधिक समय तक याद रह पाएंगे। देख लेते हैं रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन शामिल है? चिंतामणि, जसवंत सिंह, सुरति मिश्र, मतीराम, कुलपति मिश्र, सोमनाथ देव, केशव, भिखारीदास, दुल्लह, गवाल और भूषण। ये जो कवि है ये रीतिबद्ध कवियों में शामिल हैं। उसके बाद रीतिमुक्त कवियों में कौन कौन शामिल है? बोधा, आलम, घनानंद ठाकुर और द्विजदेव। द्विजदेव भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चों को ये है लगता है कि ये 4 कवि ही रीतिमुक्त कवियों में शामिल है। रीतिबद्ध कवियों में ये कवि शामिल है, और रीतिमुक्त में घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर के साथ साथ जो है द्विजदेव भी शामिल है। उसके बाद बात करें रीतिसिद्ध कवियों में। रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी, सेनापति, रसनिधि, वृंद, पजनेश और बेनी, ये जो सभी है रीतिसिद्ध कवियों में। जो रीतिसिद्ध कवियों के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं बिहारी के साथ साथ ये अन्य कवि भी रीतिसिद्ध कवियों में
शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट तथ्य पर। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो है क्या रखा गया, क्या दिया गया रीतिकाल का नामकरण, तो हम देख लेते हैं। रीतिकाल को रीति काव्य कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। अलंकृत काल कहा है मिस्र बंधु ने। मिस्र बंधु में 3 भाई है, आप लोगों को पता ही है, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो एक नाम और उसमें दे दिया जाता है कृष्ण बिहारी। तो कृष्ण बिहारी मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, केवल श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी या गणेश बिहारी 3 भाई रहे हैं मिस्र बंधु। इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, और इसी आधार पर श्रृंगार काल को इन्होंने रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध 3 भागों में बांटा है। ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है रीतिकाल का काल विभाजन किया है, तो ध्यान रखना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बढ़ते हैं आगे। रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल ने। अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट तथ्य पर। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, उसे 2 भागों में रीतिबद्ध और रीति मुक्त में बांटकर रीतिबद्ध को रीति सिद्ध और रीति मुक्त में बांटा। उत्तर मध्यकाल को जो है श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ मिश्र ने, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पहले उन्होंने उसे 2 भागों में बांटा, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में बांटा, फिर पुनः दोबारा बांटा। 2 बार इन्होंने रीतिकाल को जो है काल विभाजन किया है। पहले इन्होंने केवल 2 भागों में बांटा था, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, फिर दोबारा इन्होंने जो है रीतिबद्ध को रीति सिद्ध और रीति मुक्त में जो है फिर बांट दिया, तो 3 भागों में इन्होंने बांटा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बढ़ते हैं आगे। किस विद्वान ने रीतिबद्ध कवियों की 2 श्रेणियों यानी आचार्य कवि और काव्य कवि निर्धारित किया है? किस कवि ने रीतिबद्ध कवियों की 2 श्रेणियों को निर्धारित किया, जिसमें आचार्य कवि और काव्य कवि जो है रखे गए 2 श्रेणियों के नाम, तो तथा आचार्य कवियों को सर्वांग निरूपण, रस निरूपण, अलंकार निरूपण और पिंगल निरूपण वर्गों में विभाजित किया है। वे विद्वान रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। उसके बाद बात करें आगे। और कई बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं मैम ये कौन सी बुक है, किस बुक से आप तैयारी करा रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ 1 लाइनर पर्सनों को जो है हम पुनीत राय की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, और पुनीत राय की जो और उसके साथ साथ जो है अन्य बुकों का जो है कलेक्शन भी मैंने लिया है, क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हर एक जो है अलग अलग बुकों से उठाई हुई है, तो इसलिए कई बुकों के संग्रह के साथ हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, प्रतापशाही आदि को रखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है रीतिकाल को, इसके अंतर्गत उन्होंने इन कवियों को शामिल किया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला तथ्य। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 2 भागों में विभाजित किया है, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। इन 2 भागों में जो है रीतिकाल को 2 भागों में विभाजित किया है। किन्होंने? शुक्ल ने। शुक्ल के अनुसार पूछ लिया जाए रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो शुक्ल ने रीतिकाल को 2 भागों में विभाजित किया है, रीति ग्रंथ कवि तथा अन्य कवि उन्होंने माना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पंक्तियों से संबंधित भी काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बार बार इम्पोर्टेंट पंक्तियों की रिवीजन से ही हमें ये याद रह पाएंगे कि ये किस कवि की जो पंक्ति है। काव्य की रीति सीखी सो कबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, जो ये पंक्ति है ये भिखारी दास जी की है। बढ़ते हैं आगे। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस की
विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी कि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही ये बात कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने हमेशा जो है दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। हर एक काल को इन्होंने दो नाम दिए हैं। अपना तो नाम उन्होंने दिया ही है, साथ ही उन्होंने जो अन्य विद्वानों ने जो नाम दिया है उसको भी जो गलत नहीं ठहराया। तो रीतिकाल को साफ साफ इन्होंने कह दिया कि कोई विद्वान इन्हें श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी रीतिकाल को जो है रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का तो नाम दिया ही है, साथ ही उन्होंने श्रृंगार काल कहना भी उचित ठहराया। इसी प्रकार उन्होंने आदिकाल को प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल कह करके आदिकाल के नाम को भी नहीं नकारा। उन्होंने कहा कि आदिकाल भी नाम कह सकते हैं आदिकाल को, और उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा। इसी प्रकार उन्होंने भक्ति काल को जो है पूर्व मध्य काल कहा, और उसके साथ साथ उन्होंने भक्ति काल नाम भी उचित ठहराया। उसी के साथ साथ रीतिकाल को उन्होंने रीतिकाल नाम दिया। लेकिन जो है इन्होंने श्रृंगार काल अगर कोई कहे तो कह सकता है, ये भी उन्होंने कहा। इसी प्रकार आधुनिक काल को जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, और गद्य काल के साथ साथ उन्होंने आधुनिक काल को भी जो है उचित ठहराया। इसी प्रकार दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये रीतिकाल के संबंध में कहा है कि इन्हें श्रृंगार काल कहे कोई विद्वान तो कह सकता है। बढ़ते हैं आगे। रीतिकाल का वर्गीकरण मुक्ति रीति और बुद्धि रीति। बुद्धि रीति के दो भाग, रीति चेतस और काव्य चेतस। मुक्ति रीति के दो भाग, क्लासिकल और छवचंद। किसने माने? ये माने हैं बच्चन सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है तथ्य, क्योंकि ये पूछ सकते हैं मुक्ति रीति के दो भाग क्लासिकल और छवचंद किन्होंने माने, या फिर रीतिकाल का वर्गीकरण मुक्ति रीति और बुद्धि रीति किस विद्वान ने दिया। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आप प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पढ़ते हैं आगे। आखर लगाए लेत लाखन की समा हो, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है पद्माकर जी की। बढ़ते हैं आगे। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि में लसत, सबा को गुरुआनो है। यह पंक्ति जो है ठाकुर जी की है। ठाकुर कवि हुए हैं। घनानंद बोधा, आलम ठाकुर रीति मुक्त कवि रहे हैं। तो ठाकुर की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी के रचयिता कौन है? तो ये है भानुदत्त जो है भानुदत्त है। ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बढ़ते हैं आगे। अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक के रचयिता कौन माने जाते हैं? चंद्रालोक जो ग्रंथ रहा है जयदेव का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत विद्वान जो है जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, और विद्यापति ने इनके जो है इन्हीं की रचनाओं को आधार मानकर पदावली रचना की है मैथिली भाषा में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट तथ्य। कर्णाभस्म और श्रुति भूषण भूभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखी है? ये लिखी है कर्नेश कवि ने। एक कवि रहे कर्नेश। कई बार नए क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है श्रुति भूषण किसकी रचना है या भूभूषण किसकी रचना है, तो आप बता सकते हो। और ये जो है ये तीनों के तीनों जो है अलंकार संबंधी रचना है। इनके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा भूषण। भूषण मतलब होता है आभूषण, अलंकार संबंधी। बढ़ते हैं आगे। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने पर जो प्रथम आचार्य है वे केशवदास जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना? तो शुक्ल ने जो रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक है जो आज चिंतामणि जी को माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। उन्होंने अपने कथन में कहा है कि रीति काव्य की जो जड़ी है तो वो चिंतामणि की ही कविताओं से, काव्य से ही शुरू होती है।
तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल ने जो अपने कथन के माध्यम से भी बताया है। उसके बाद बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना, तो केशवदास जी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाष ही न अनुमानो, ऐसी कबीन की वाणी हूँ सो जानिए पंक्ति जो है ये है किसकी है, तो भिखारी दास जी की ये पंक्ति रही है। बढ़ते हैं आगे। हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कमलाही, पंक्ति जो है मतीराम जी की है, जो कि उन्होंने अपनी रचना सतसई से ली है। उसके बाद बात करें आगे के कवि रिझे, तो कविताई न तो राधिका कान्हाई सुब्रन को बहानो है, ये पंक्ति जो है ये भी भिखारी दास की है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ये आपको घनानंद की लग रही होगी, लेकिन ये घनानंद की नहीं है, जो है भिखारी दास की है, जो उन्होंने अपनी रचना काव्य निर्णय से ली है। काव्य निर्णय उनका काव्य रहा है, उससे ये जो कविता ली है। आगे के कवि रिझे, तो कविताई न तो राधिका कहानी सुब्रन को बहानो, तो ये जो पंक्ति है भिखारी दास जी की है। बढ़ते हैं आगे। रीति से तात्पर्य है, रीति से तात्पर्य है विशिष्ट पद रचना। रीति से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य लगाओगे आप रीति से, विशिष्ट पद रचना। विशिष्ट जो पद रचना है वही रीति कहलाती है। बढ़ते हैं आगे। सामान्य रीति काल की अवधि मानी जाती है। सामान्य रीति काल की अवधि क्या मानी जाती है, तो 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक की जो है सामान्य रीति काल की अवधि मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को माना है, क्या माना है, किस प्रकार का कवि माना है केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उन्होंने माना है एक अलंकारवादी कवि। ये भाई यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के प्रवृत्ति कवियों को माना है रसवादी, यानी केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारवादी माना है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के प्रवृत्ति का मतलब होता है जो बाद के कवि है, केशवदास के जो बाद के कवि रहे हैं जैसे कि चिंतामणि, वे कवि माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी कवि उन्होंने कहा है केशवदास के प्रवृत्ति कवियों को। ये भी पूछा जा सकता है कि एक सेकंड भाई, ये थोड़ी PDF ऊपर नीचे हो जाती है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बीच बीच में आपको थोड़ा सा वो रुकावट होती है, तो बिल्कुल जो है हम धीरे धीरे अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, हर एक तथ्यों को बारीकी से समझते हुए और बार बार रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी हम जो है लाइव क्लास लेना शुरू करेंगे, फिर जो है स्मार्ट बोर्ड पर भी हम अपने जो है तैयारी करेंगे। तो लेकिन आप लोगों के जो है इसके लिए आप लोगों का अधिक से अधिक साथ चाहिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के प्रवृत्ति कवियों को जो है रीति कवियों को माना है। जो क्या माना है, किस प्रकार के कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के प्रवृत्ति कवियों मतलब केशवदास के जो बाद के कवि हुए, और पहले के कवियों को पूर्ववर्ती कवि कहते हैं, पूर्ववर्ती कवि, और उस बाद के कवियों को जो है परवर्ती कवि कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है बाद के कवियों को उन्होंने रसवादी कवि माना है और केशवदास को उन्होंने अलंकारवादी कवि माना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। वाग्य धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रसिकती होकर सामने आने से रह गई। रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ये जो कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन जो है परीक्षाओं में जो अधिक पूछे जाते हैं, तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो कि जितने भी कथन हैं सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है।
ये ऐसा नहीं है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई कथन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी कथन को उठा करके पूछ सकते हैं परीक्षा में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो एक अपने आप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कह लो या इम्पोर्टेंट कह लो या प्रमुख कह लो। मतलब ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बिना तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही अधूरा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे। ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पर परशयो ये अति प्रकट जो होई। जो ये पंक्ति है ये मिश्रित भाषा के समर्थन में है, और किन की पंक्ति है ये? भिखारी दास की। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस कवि ने मिश्रित भाषा के समर्थन में पंक्तियाँ लिखी है? तो ये लिखी है भिखारी दास जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो भक्ति काल के अंतर्गत इन्होंने रखा है। इसीलिए जो है रीति काल के प्रवर्तक कवि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। उन्होंने कहा है रीति काल का प्रवर्तक कवि चिंतामणि है, ना कि केशवदास, क्योंकि इन्होंने जो केशवदास जी को जो है भक्ति काल के अंतर्गत इन्होंने रखा है। उसके बाद बात करें अगला नेक्स्ट तथ्य है, आचार्य शुक्ल ने रीति काल के किन कवियों को रीति ग्रंथकार कवियों के अंतर्गत रखा है? शुक्ल ने जो है किन कवियों को रीति ग्रंथकार कवियों के अंतर्गत रखा है? मैंने आपको बताया था, पहले जो तथ्य आया था उसमें ये हमने पढ़ा था कि रीति काल को जो है दो भागों में विभाजित किया है जो है रामचंद्र शुक्ल ने। किन किन में? एक तो रीति ग्रंथकार कवि रहे एक में, और दूसरे में जो रहे अन्य कवि। तो रीति ग्रंथकार कवि पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवियों में कौन कवि शामिल है? इस प्रकार से भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो एक बार आपके सामने नज़रों से निकल जाएंगे ये कवियों के नाम, तो आपको ये है थोड़ा आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन कौन से कवि जो है रीति ग्रंथकार कवियों में शामिल है, या फिर इन कवियों के अलावा जितने भी कवि रहे वे उन्होंने अन्य कवियों में शामिल किया है। तो इस प्रकार से जब हम बात करें देख लेते हैं सबसे पहले चिंतामणि त्रिपाठी, फिर है बेनी, फिर है महाराजा जसवंत सिंह, फिर है बिहारी लाल, फिर है मंडन, फिर है मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, राम, और जो है नेवाज, देव, श्रीधर, सुरीति मिश्र, कविंदर, उदयनाथ भी कह सकते हैं इसको, उसका उपनाम रहा है, और श्रीपति, वीर, कृष्ण कवि, रसिक, सुमति, गंजर, अली सुहिब खां जिसको प्रीतम नाम भी दिया गया है, भिखारी दास, भूपति, राजा गुरुदत्त सिंह भी कह सकते हैं, और तोषनिधि, दलपति राय, वंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दुल्लह, कुमारमणि, भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, और शिव दास, रूपशाही, ऋषिनाथ, बेरीशाल दत्त, और उसके बाद रतन कवि, हरिनाथ, मनीराम मिश्र, चंदन, देवकीनंदन, महाराज राम सिंह, भान कवि, धान कवि, बेनी बंदीजन, बेनी परवीन, यशोदानंदन, जसवंत सिंह द्वितीय, करण कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त एक ही कवि का नाम है भाई ये, पद्माकर भट्ट, और गवाल कवि, प्रताप शाही, रसिक गोविंद। उसके बाद बात करें अगले तथ्य की, तो हम देख लेते हैं रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? तो जनश्रुतियों के अनुसार चिंतामणि के भाई जो हैं वो कौन कौन से थे? तो मतीराम और भूषण और जटाशंकर, ये जो है 4 भाई माने जाते हैं। चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर
यानी कि रीतिकाल कवि चिंतामणि के कितने भाई और अन्य माने जाते हैं, तो चिंतामणि के 3 भाई और अन्य माने गए हैं, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चिंतामणि किसके राज्याश्रित कवि रहे हैं? नागपुर के भोसला राजा मकरद शाह के दरबार के में ये रहने वाले कवि रहे हैं। उसके बाद बात करें किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है, तो मणिमाल नाम जो है चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपना नाम जो है मणिमाल भी लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट तथ्य है भाई, हर एक पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने कई पुस्तकों के संग्रह के साथ आप लोगों के सामने ये नोट्स लेकर के आती हूँ। हिंदी साहित्य से संबंधित हम अपनी तैयारी कर रहे हैं DSSP के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अनुसार तो हम तैयारी कर ही रहे हो। NTA नेट में भी मददगार साबित होंगे, और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, मददगार साबित रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक और आपके मोटिवेशन से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।